Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you revenue and relationship between marginal cost and average cost. Next topic, long run average total cost curve. Students, आज हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रेवेन्यू कर्व क्या होता है ये डिस्कस करूंगी। देन आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है ये टॉपिक डिस्कस करूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स राजस्व। राजस्व क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पे लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब भी कोई फर्म अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करने के बाद जो भी अमाउंट, जो भी इनकम रिसीव करती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगी कि जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, एक फर्म को कैसे मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स is the amount that a firm receives from the sale of the output। कहने का मतलब ये है कि जब एक फर्म के द्वारा अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू जो होता है वो आपका कॉस्ट एंड प्रॉफिट का समीशन होता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू होता है एक फर्म का वो कॉस्ट और प्रॉफिट, लागत और लाभ का समीशन होता है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के प्रकार क्या क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को इन शॉर्ट टीआर कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू को एआर कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को एमआर कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपको जो आपका टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, बोथ विल बी सेम। टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे अटेन करने का जो फॉर्मूला होता है, कैसे टोटल रेवेन्यू को अटेन करेंगे। अगर क्वांटिटी को या प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू अटेन हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, P इंटू क्यू या Q इंटू P। और अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुल आगम या टोटल रेवेन्यू रिसीव होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे अटेन किया जाएगा। अगर एवरेज रेवेन्यू इकोनॉमी में एक फर्म के द्वारा अटेन करना है तो एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू को हमें क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। अगर कुल आगम को मात्रा के साथ भाग दे दिया जाए तो हमारा औसत आगम अटेन हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को अटेन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इन शॉर्ट एआर कहते हैं एंड टोटल रेवेन्यू को इन शॉर्ट टीआर कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। अगर हम बात करें मार्जिनल की तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। एडिशनल, अगर एक फर्म के द्वारा किसी एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद या एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करने के बाद एक फर्म को जो भी
अमाउंट जो भी इनकम रिसीव होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। अगर हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूले की, तो मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो दो टाइप से हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है पहला, वो MR इज इक्वल टू TRN माइनस 1 होगा। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो MR इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q होगा। और इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू हमने समझा कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। अगर एक फर्म के द्वारा एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करने के बाद जो भी अमाउंट, जो भी इनकम रिसीव होता है, दैट वुड बी मार्जिनल रेवेन्यू। एंड मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला TRN माइनस 1, नेक्स्ट डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। अब एक बार और हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हो, चाहे वो एवरेज कॉस्ट का कर्व हो, चाहे वो टोटल TC या टोटल कॉस्ट का कर्व हो, कोई भी कॉस्ट कर्व होगा उसका जो शेप होगा वो ऑलवेज U शेप का ही होगा। Why? What the reason behind it? So reason यहाँ पे ये है कि कॉस्ट कर्व का जो शेप है, स्लोप है, आकार है, वो यू शेप का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है पहले ये डिफाइन करूंगी, देन आपको डिफाइन करूंगी कि एवरेज कॉस्ट क्या है और इसे कैसे अटेन किया जाता है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक फर्म के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो भी एडिशनल खर्चा आता है, जो भी अतिरिक्त लागत आती है, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, अगर एवरेज कॉस्ट कैसे यहाँ पे अटेन किया जाएगा, एवरेज कॉस्ट को अटेन करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें, मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करें, सो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा आपका TCN माइनस 1। वहीं पे मार्जिनल कॉस्ट का नेक्स्ट फॉर्मूला होगा डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आता है। इसके पहले मैंने जो रेवेन्यू आपको डिस्कस किया है वो भी शॉर्ट में आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका BA स्टूडेंट्स के लिए, BCom स्टूडेंट्स के लिए, MA MCom सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सो इसे बहुत ध्यान से आप समझें। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका TC डिवाइडेड बाय Q। टोटल कॉस्ट में हम अगर क्वांटिटी को, मात्रा को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। AC इन शॉर्ट एवरेज कॉस्ट को AC बोलते हैं और मार्जिनल कॉस्ट को इन शॉर्ट MC बोलते हैं। सो याद रहे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो पहले स्टेज में y एक्सिस पे तो यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, देन यहाँ पे आपका x एक्सिस पे आउटपुट गिवन है। अब हम बात करेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, इनिशियल स्टेज की, सो फर्स्ट स्टेज एंड इनिशियल स्टेज AC ग्रेटर देन आपका MC होगा। AC ग्रेटर देन, यहाँ पे AC ग्रेटर देन MC है या MC लेस देन AC भी बोल सकते हैं। एंड बोथ आर फॉलिंग, बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग रेट में है। इन सेकेंड स्टेज में हम देखें AC एंड MC बोथ आर इक्वल, AC इज इक्वल टू MC।
दोनों क्या है, बैलेंसिंग सिचुएशन में है, एसी और एमसी। और याद रहे जो एमसी है वो एसी को ऑलवेज लोएस्ट पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, और वहां से एमसी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है। जो थर्ड स्टेज है एमसी और एसी की, उसमें एमसी ग्रेटर देन एसी कहेंगे या एसी लेस देन एमसी भी कह सकते हैं। एंड बोथ आर राइजिंग सिचुएशन। दोनों का जो सिचुएशन है क्या है, बढ़ने का क्रम है। तो पहली स्टेज में क्या है, दोनों गिर रहे हैं, बोथ आर फॉलिंग, सो एसी ग्रेटर देन एमसी। एंड सेकेंड स्टेज एमसी इज इक्वल टू एसी एंड बोथ विल बी इक्वल। एंड थर्ड स्टेज एमसी ग्रेटर देन एसी एंड बोथ आर अराइजिंग, दोनों बढ़ने की सिचुएशन पे हैं। और याद रहे हम कोई भी कर्व पढ़ेंगे एसी और एमसी का, तो एसी को एमसी ऑलवेज उसके लोएस्ट पॉइंट में, उसके न्यूनतम बिंदु पे ही कट करेगा, और वहीं से एमसी का जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी ऑलवेज आपका शॉर्ट में ही आता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। सो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें। लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज अ समेशंस ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर हम बात करें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की, तो ये शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का समीशन है, जोड़ है। हाउ, कैसे? यहां पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पहले मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है या एक फर्म है, एक प्रोड्यूसर है, पहले वो ऐसे टीसी फर्म 1 पे काम करती है, तो 1 ईयर ऐसे टीसी फर्म पे काम करती है, उसके बाद वो मूव ऑन करती है और दूसरी फर्म पे काम करती है नेक्स्ट ईयर, ऐसे टीसी उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट फिर वो ऐसे टीसी 3 फर्म पे काम करती है, देन ऐसे टीसी 4, देन इस तरह से ऐसे टीसी 5, और इस तरह से एक फर्म मूव ऑन करते हुए 5 ईयर 5 साल वो अलग अलग फर्मों पे काम करती है और एक्सपीरियंस अटेन करती है। और इस तरह से अगर हम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की बात करें तो इन 5 सालों को जोड़ देंगे तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स बात होती है कि ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट की सिचुएशन क्या है, इसका जो शेप होता है, स्लोप होता है, आकार होता है, ये यू शेप का क्यों होता है? तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे वो एवरेज कॉस्ट है, चाहे वो टोटल कॉस्ट है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट कर्व होगा उसका ऑलवेज जो शेप होगा, आकार होगा, वो यू शेप का ही होगा। वाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के एप्लीकेबल होने की कारण। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहता है कि इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में कोई भी फर्म का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, एंड कॉस्ट का जो रेशियो है वो फॉल करता है। अब जब कॉस्ट का रेशियो फॉल करेगा और आउटपुट इंक्रीज करेगा तो एक फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो जो पहली स्टेज होगी वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगी। पहली जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी? इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जिसे हम फर्स्ट स्टेज एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात होगी सेकेंड स्टेज की, जहां पे आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अटेन होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यहाँ पे आउटपुट, एक फर्म का जो आउटपुट है और कॉस्ट का जो लेवल है वो भी कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद इस सिचुएशन की अगर हम बात करें, इस लेवल की बात करें, तो ये लेवल कौन सा लेवल है? ऑप्टिमम लेवल है। और ऑप्टिमम लेवल क्या होता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है, ऑप्टिमम लेवल वो फर्म होती है
जो फर्म अपने आउटपुट को इस पॉइंट से, इस लेवल से ना तो इंक्रीज करना चाहती है अपने आउटपुट को और ना ही डिक्रीज करना चाहती है, वो जो सिचुएशन होती है, ये जो कांस्टेंट लेवल का पॉइंट होता है, वो उसके लिए ऑप्टिमम सिचुएशन होती है, अनुकूलतम सिचुएशन होती है, और वो यहाँ से मूव ऑन नहीं करना चाहती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक फर्म इस पॉइंट से, इस लेवल से अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को ना तो घटाना चाहती है और ना ही बढ़ाना चाहती है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक फर्म का जो कॉस्ट है वो लोएस्ट है, न्यूनतम बिंदु है लागत का, एंड उसका जो आउटपुट है यहाँ पे कंपैरेटिवली 3 स्टेजेस मैक्सिमम है। तो एक फर्म का यहाँ पे जो मोटिव होता है वो क्या है? मैक्सिमम आउटपुट करके मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना। सो स्टूडेंट्स याद रहे, जो सेकेंड स्टेज होगी वो ऑप्टिमम फॉर्म की सिचुएशन होगी। और उसके बाद हम बात करें थर्ड स्टेज में क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ पे गेन होते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है एक फर्म का जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है, एंड कॉस्ट जो होती है वो बढ़ने लगती है। लागत का जो लेवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें इस स्टेज की, तो ये जो स्टेज है इसे हम डिसइकोनॉमिक ऑफ स्टेज के नाम से भी जानते हैं। डिसइकोनॉमिक ऑफ स्टेज ऑलरेडी मैंने बताया कि जहां पे एक फर्म को लॉस अटेन होने लगता है और उसके जो प्रॉफिट हैं वो कम होने लगते हैं, तो वो स्टेज कौन सी होगी? डिसइकोनॉमिक ऑफ स्टेज होगी। अब यहाँ पे पहली सिचुएशन मैंने बताई इकोनॉमिक ऑफ स्केल, देन सेकेंड स्टेज ऑप्टिमम फॉर्म, देन थर्ड स्टेज आपका डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। स्टूडेंट्स और हम अच्छे से इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि एक फर्म अपने आउटपुट को कहाँ पे यहाँ पे स्टॉप करेगी। तो ये जो लेवल है SAC1 या SATC1, SATC2, SATC3 एंड SATC4 एंड SATC5, ये जो 5 सालों का एक फर्म का एक्सपीरियंस है मूव ऑन करने के दौरान कहाँ पे वो अपना आउटपुट करना चाहेगी। तो यहाँ पे SATC3 का जो पॉइंट है वहां पे एक फर्म अपने आउटपुट को रोकना चाहेगी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है कि एक फर्म को SATC पॉइंट पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है और आउटपुट का जो लेवल है वो भी मैक्सिमम है। अगर वो इस पॉइंट से आगे बढ़ती है, मूव ऑन करती है, तो उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा। आउटपुट उसका भले ही बढ़ सकता है बट यहाँ पे जो उसका कॉस्ट का लेवल है वो भी इंक्रीज करेगा, जो कि एक फर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सिचुएशन कौन सी सही है कि कॉस्ट मिनिमम हो एंड आउटपुट मैक्सिमम हो। सो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो SATC पॉइंट जो है ये लेवल एक फर्म के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है और इसलिए एक फर्म यहाँ पे अपने आउटपुट को स्टॉप करना चाहेगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इसका ये एक्सप्लेनेशन गिवन है और इस तरह से एग्जाम में इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ऑप्टिमम फॉर्म, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल के बारे में भी आता है। उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम इन शॉर्ट जो ब्रीफली है जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सबको एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था रेवेन्यू क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू क्या होता है अभी मैंने बताया। रेवेन्यू का मतलब होता है एक फर्म के द्वारा, एक प्रोड्यूसर के द्वारा अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करने के बाद जो भी अमाउंट, जो भी इनकम रिसीव होता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू जो होता है वो कॉस्ट और प्रॉफिट का समीशन होता है। कॉस्ट लागत, रेवेन्यू राजस्व, इसका जोड़ होता है।
अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या कहता है? टोटल रेवेन्यू हमारा कहता है कि अगर कुल आगम को हमें रिसीव करना है, अटेन करना है, गेन करना है तो कैसे करेंगे? हमें टोटल रेवेन्यू को अटेन करने के लिए प्राइस को, कीमतों को क्वांटिटी, मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू, कुल आगम अटेन हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला होगा P इंटू क्यू। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारा अटेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रहे, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। अब हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की। तो एवरेज रेवेन्यू को अगर हमें अटेन करना है तो एवरेज रेवेन्यू के लिए हमें टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। अगर हम कुल आगम को क्वांटिटी, मात्रा से भाग दे दे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू अटेन हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू TR डिवाइडेड बाय Q। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू इन शॉर्ट MR कहते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब, M का मतलब, यहाँ पे मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल से है, अतिरिक्त से है। तो जब एक फर्म के द्वारा अपने एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करने के बाद जो भी रेवेन्यू रिसीव होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? MR इज इक्वल टू TRN माइनस 1। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ऐसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था आपका रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप। हमने आपको बताया था कि AC हो, MC हो, TC हो, अगर कॉस्ट कर्व की बात करें तो कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप का ही होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल होने की वजह से कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो ऑलवेज यू शेप का ही होगा। और जो कि ये प्रेजेंट करता है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकेंड में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड थर्ड में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इसका जो शेप है वो ऑलवेज यू शेप का होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज कहती है कि यहाँ पे AC ग्रेटर देन MC है या MC लेस देन AC है। सेकेंड स्टेज, MC is equal to AC and both will be equal and balancing situation. And first stage में both are falling. Second stage both will be equal. Third stage MC greater than AC या AC less than MC भी कह सकते हैं। And in this situation both are arising situation. दोनों बढ़ती हुई सिचुएशन पे हैं। दोनों का क्रम क्या है? बढ़ रहे हैं। और याद रहे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे AC AC को किस पॉइंट पे कट करेगा, सो MC AC को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। रीजन क्या है? रीजन है कि एक फर्म का जो यहाँ पे उद्देश्य होता है वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट करने का होता है और AC का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम आती है। दैट्स व्हाई एक फर्म के द्वारा वो पॉइंट चूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था, नेक्स्ट था आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का क्या कहता है? लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कहता है दिस इज अ समीशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का समीशन है, जोड़ है। अगर हम शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को जोड़ दें तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व हमें प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो एक फर्म है
वो क्या करती है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 1 साल एक फर्म में काम करती है, उसके बाद मूव ऑन करके दूसरी फर्म में, और इस तरह से वो 5 साल अलग अलग फर्मों में काम करती है और एक्सपीरियंस गेन करती है। और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसे किस फर्म में स्टॉप करना चाहिए या उसको अपने आउटपुट को किस पॉइंट में रोकना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला स्टेज है वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, जो कि ये बताता है कि स्टार्टिंग में एक फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल गेन हो रहे हैं, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में कॉस्ट का लेवल घटता है और आउटपुट का लेवल बढ़ता है, और एक फर्म को यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। उसके बाद हम बात करें सेकेंड स्टेज की, तो जो सेकेंड स्टेज है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और इस पॉइंट पे एक फर्म का जो कॉस्ट है और आउटपुट है दोनों सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। और इस पॉइंट को ऑप्टिमम फॉर्म भी कहते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट भी कहते हैं। ऑप्टिमम पॉइंट या ऑप्टिमम फॉर्म के नाम से भी एग्जाम में आता है। तो ऑप्टिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से एक फर्म अपने आउटपुट को ना तो इंक्रीज करना चाहती है और ना ही डिक्रीज करना चाहती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है आपकी डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, जिसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के नाम से भी जानते हैं। अब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, इसमें एक फर्म का जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज होने लगता है एंड आउटपुट का लेवल डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट का जो लेवल है वो फॉल करता है। और इस तरह से एक फर्म SAC या SATC3 पे अपने आउटपुट को रोकना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका आउटपुट का लेवल मैक्सिमम है कंपैरेटिवली SATC1, SATC2 एंड 4 एंड 5। SATC3 पे वो अपने आउटपुट को रोकना चाहेगी क्योंकि यहाँ पे उसका कॉस्ट का लेवल मिनिमम है एंड आउटपुट का लेवल मैक्सिमम है। और इस तरह से आपके 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।